आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और इस टॉपिक से संबंधित हमने सामान्य परिचय, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके बाद यहाँ का नगर नियोजन एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ के नगर नियोजन और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आज हम जो अन्य विशेषताएं बची हुई हैं, सिंधु सभ्यता की अन्य जो विशेषताएं बची हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसके साथ साथ धार्मिक जीवन के साथ साथ हमें आर्थिक जीवन के बारे में भी अध्ययन करना है और उसके बाद यहाँ की जो मोहरें हैं, यहाँ की जो लिपि है, यहाँ के जो बाट हैं, उनके बारे में भी सामान्य चर्चा करनी है। तो हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें बात करते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका चैप्टर है और इसमें हम पार्ट लेते हैं कौन सा, पहले हम धार्मिक जीवन का अध्ययन कर लेते हैं, छोटा सा है। या धार्मिक स्थिति। देखिए, सामान्य फैक्ट है 5-7, उनको आप याद कर लीजिए। धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग बहुदेववादी थे, एक से अधिक देवताओं में विश्वास करते थे। इसी प्रकार प्रकृति की पूजा करते थे और ये पीपल को पवित्र वृक्ष मानते थे। पवित्र वृक्ष पीपल। पीपल को यहाँ के निवासी पवित्र वृक्ष मानते थे। इसी प्रकार हमें कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। इसके पश्चात लोथल से अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। हड़प्पा से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यहाँ के लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे। जादू टोने में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार हम बात करें बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं और ये लोग लिंग व योनि की पूजा करते थे। लिंग व
योनि की पूजा करते थे। तो शिव की पूजा का उल्लेख भी हमें यहीं से मिलता है। शिव की पूजा का उल्लेख हमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता से मिलता है। कुछ छल्ले मिले हैं छोटे और बड़े आकार के, इसलिए विद्वानों के अनुसार ये शिवलिंग के साथ साथ या लिंग के साथ साथ योनि की भी पूजा किया करते थे। तो एक तो ये लोग बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है? पीपल, पवित्र वृक्ष पीपल। लेकिन कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, ये ध्यान रखना है हमें, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। लोथल से अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। यहाँ के निवासी जादू टोने में विश्वास रखते थे। बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। लिंग व योनि की पूजा किया करते थे। इसके पश्चात देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक योगी को पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक योगी को पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। योगी को पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है और इसे नोट इसे जॉन मार्शल ने पाशुपति नाम दिया। इसे जॉन मार्शल के द्वारा क्या नाम दिया गया? पाशुपति का नाम दिया गया। देखिए, जैसे ये पाशुपति के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ये जैसे इसके पैर हैं, ये इसके हाथ हैं, तो पाशुपति का अंकन मिलता है मोहर में, योगी का अंकन मिलता है। लेकिन इसे जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया? पाशुपति नाम दिया। देखिए, इसके इस साइड में हाथी और बाघ, इस साइड में हाथी और बाघ, और यहाँ है गेंडा और भैंसा। गेंडा और भैंसा पशुओं से घिरा हुआ है और इसके सामने दो हिरण हैं। इसके सामने दो हिरण हैं, इसे पाशुपति नाम दिया गया। तो यहाँ इस साइड में हाथी और बाघ और इस साइड में गेंडा और भैंसा और सामने दो हिरण अंकित हैं, चित्रित किया गया है। तो याद रखना है, पाशुपति नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। तो यहाँ के धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें तो बहुदेववादी थे। लिंग पूजा, योनि पूजा, प्रकृति की पूजा, पवित्र वृक्ष इनका पीपल था। कहीं से भी हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। एक सार्वजनिक स्नानागार का ज़रूर हमें प्रमाण मिलता है। यहाँ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के अवसर पर स्नान किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये था यहाँ का धार्मिक जीवन। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन, इसमें हमें बात करनी है। देखिए, नंबर 1
पशुपालन, नंबर 2 कृषि, और नंबर 3 उद्योग धंधे। नंबर 3 में आ जाएगा आपका उद्योग धंधे, और नंबर 4 में आएगा आपका व्यापार वाणिज्य। नंबर 4 में आएगा व्यापार वाणिज्य। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना है आर्थिक स्थिति में, तो इनको हम अलग से देखते हैं। देखिए, जैसे हम सर्वप्रथम बात करें कृषि। तो कृषि इनका दूसरा मुख्य व्यवसाय था। दूसरा मुख्य व्यवसाय, प्रथम व्यवसाय माना जाता है पशुपालन। कृषि इनका दूसरा मुख्य व्यवसाय था, और यहाँ के लोग 9 प्रकार की फसल उगाते थे। 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, और प्रमुख फसलें गेहूं और जौ हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं व जौ। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं और जौ। ये लोग नवंबर दिसंबर में फसल उगाते थे। नवंबर दिसंबर में फसल उगाते थे, और मार्च अप्रैल में फसल को काट लिया जाता था। यहाँ के निवासी कपास से भी परिचित थे, याद रखना है। कपास से परिचित थे, इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। यहाँ के निवासी कपास से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जैसे हम और बात करें, लोथल से चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार लोथल से ही आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं। आटा चक्की के प्रमाण हमने पहले भी चर्चा की है। आटा चक्की के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। इसके पश्चात रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार बनावली से
अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, अच्छी किस्म का जौ कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली से ही मिट्टी से बना हुआ हल का प्रमाण मिला है, बनावली से ही मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके बनावली से। और अभी एक बार मैं नोट करवा देता हूँ, फिर इनको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। देखिए, इसके पश्चात कृषि मुख्यतः नदियों पर आधारित थी। कृषि मुख्यतः नदियों पर आधारित थी, लेकिन हमें धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हमने अध्ययन कर लिया है, दोबारा रिवाइज हो रहा है आपके समक्ष। धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के प्रमाण मिले हैं। और सुरतगोई जो अफगानिस्तान में, वहाँ से नहर के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी बातें हम रिवाइज कर चुके हैं, देख लेना एक बार पुनः। सुरतगोई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, देखिए दोस्तों, कृषि दूसरा मुख्य व्यवसाय था। कृषि इनका दूसरा मुख्य व्यवसाय। ये 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। यहाँ के निवासी 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। गेहूँ, जौ, चावल, कपास, राई आदि फसल उगाते थे। प्रमुख फसलें गेहूँ और जौ। ये नवंबर दिसंबर में फसल उगाते थे और मार्च अप्रैल में फसल को काट लिया जाता था। तो मुख्यतः ये रबी की फसल उगाते हैं। कौन सी फसल उगाते थे? रबी की फसल उगाते थे। कपास से परिचित थे, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लोथल से चावल व बाजरा, लोथल से ही आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं। लोथल से हमें आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर से चावल के साक्ष्य। बनावली से अच्छी किस्म के जौ के प्रमाण मिले हैं। बनावली से ही मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। बनावली से मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जो कृषि है वो मुख्यतः नदियों पर आधारित थी। कृषि मुख्यतः नदियों के जल पर आधारित थी। धौलावीरा से हमें कृत्रिम जलाशय के बारे में जानकारी मिलती है। धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय। और सुरतगोई जो आपका अफगानिस्तान में है, यहाँ से हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया आपका कृषि। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन। देखिए, पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। देखिए, यहाँ के निवासी भेड़, बकरी, गाय, बैल, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, हाथी, बाघ, बारहसिंगा,
और आपका हो गया गाय, बैल, हाथी, बाघ, बारहसिंगा से परिचित थे। और आप लिख सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता व बिल्ली से परिचित थे। लेकिन गाय का अंकन नहीं मिलता है, गाय का अंकन नहीं मिलता है। ऊंट से भी परिचित थे, ध्यान रखना है। ऊंट, घोड़े से परिचित नहीं थे, ये याद रखना है आपको। घोड़े से परिचित नहीं थे, ये आपको याद रखना है। सैंधव निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार एक श्रृंगी बैल अथवा कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल अथवा कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक प्रिय पशु था। सर्वाधिक प्रिय पशु, ये याद रखना है। एक श्रृंगी बैल अथवा कुबड़ वाला बैल सिंधु निवासियों का सर्वाधिक प्रिय पशु था। इसके पश्चात देखिए, जैसे हम बात करें ऊंट के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, गुजरात में हाथी पाला जाता था। गुजरात में हाथी पाला जाता था। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, मोहर में गाय का अंकन नहीं है, ये ध्यान रखना है, नोट, क्योंकि मोहर के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। मोहर में गाय का अंकन नहीं है, मोहर में गाय का अंकन नहीं है। गाय से परिचित थे लेकिन गाय का अंकन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया आपका पशुपालन। एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। जैसे पशुपालन की बात करें, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, अर्थव्यवस्था का ये मुख्य आधार था पशुपालन। और इसके पश्चात ये भेड़, बकरी, गाय, बैल, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। घोड़े से परिचित नहीं थे, यहाँ के निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। और एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक प्रिय पशु था। इसके पश्चात हमें ऊंट के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और गुजरात के जो निवासी हैं वो हाथी पालते थे। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन मोहर में किसका अंकन नहीं है? गाय का अंकन नहीं है। यहाँ से प्राप्त मोहर में गाय का अंकन नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट, जैसे हम उद्योग धंधों की बात करें, उद्योग धंधे, अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो इसमें
प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। इनका प्रमुख उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग। और इसमें सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती व ऊनी। तो उद्योग धंधों की बात करें, प्रमुख उद्योग धंधे क्या थे? सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग। इसी प्रकार देखिए मणके बनाने के उद्योग भी प्रचलित थे, जैसे हमने अध्ययन भी किया था लोथल, चन्हुदड़ो, लोथल और चन्हुदड़ो, मणके बनाने का उद्योग प्रचलित था। इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और मुख्यतः लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ध्यान रखना है, ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे। और किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? मुख्य रूप से लाल रंग के बर्तन बनाते थे। इसी प्रकार सीप उद्योग भी प्रचलित था, सीप उद्योग। और ये बालाकोट व लोथल में प्रचलित था। सीप उद्योग कहाँ प्रचलित था? बालाकोट और लोथल। हाथी दांत की वस्तुएं बनाना जानते थे, हाथी दांत की वस्तुएं बनाते थे, हाथी दांत की वस्तुएं भी बनाते थे। इसी प्रकार देखिए यहाँ के निवासी सोना, चांदी, टिन, तांबा से परिचित थे। मणके बनाने के उद्योग के बारे में चर्चा की। हाथी दांत की वस्तुएं बनाते थे। जो सीप उद्योग है वो बालाकोट और लोथल से संबंधित है। सीप उद्योग बालाकोट और लोथल। यहाँ के निवासी सोना, चांदी, टिन, तांबा से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। याद रखना है, यहाँ के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। इसके पश्चात यदि हम बात करें, ये लोग चांदी व टिन, चांदी और जो टिन है वो कहाँ से मंगवाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। चांदी और टिन कहाँ से मंगवाते थे? ईरान तथा अफगानिस्तान से। नंबर 2, तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी से। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी से। सोना दक्षिण भारत और ईरान से मंगवाते थे। सोना दक्षिण भारत व ईरान से मंगवाते थे। सोना कहाँ से मंगवाते थे? दक्षिण भारत व ईरान से। तथा जो लाजवर्द मणि है अथवा फिरोजा, लाजवर्द मणि, फिरोजा अथवा कीमती पत्थर, कीमती पत्थर ये मध्य एशिया से मंगवाते थे। ये मध्य एशिया से मंगवाते थे। तो चांदी व टिन ईरान व अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी झुंझुनू, सोना दक्षिण भारत व ईरान से,
लाजवर्द मणि, फिरोजा व कीमती पत्थर कहाँ से मंगवाते थे? मध्य एशिया से मंगवाते थे। अगर हम व्यापार वाणिज्य की बात करें, मेसोपोटामिया फारस के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया फारस के साथ इनका व्यापारिक, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था। मिस्र भी इनकी समकालीन सभ्यता मानी जाती है। तो 2-3 लाइनें और नोट कीजिए इसमें। मेसोपोटामिया नोट, मेसोपोटामिया व फारस से मुख्यतः व्यापारिक संबंध था, क्योंकि लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो हमें मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। तो ये था व्यापार वाणिज्य, आर्थिक जीवन, आर्थिक स्थिति, सामान्य बिंदु हैं। अब 2-4 बार इनको रिवाइज कीजिए। इसके बाद इसमें कुछ से 2-3 बिंदु और बचे हुए हैं। माप तोल के साधन, बाट 16 गुणज भार के होते थे। इसके बाद हम बात करेंगे लिपि, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की लिपि, और एक आएगा इसमें यहाँ की मोहर, यहाँ से प्राप्त मोहर। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं देखिए, अगर हम यहाँ की लिपि की बात करें, सैंधव लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो लिपि है ये सामान्य चर्चा है, देखिए सामान्य जानकारी है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर वापस बाएं से दाएं, पहले दाएं से बाएं फिर वापस बाएं से दाएं। इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। सैंधव लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। इस सैंधव लिपि को देखिए क्या क्या कहा जाता है। लिपि को, सैंधव लिपि को क्या क्या कहा जाता है? एक तो भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन अथवा गोमुद्रिका। जो लिपि है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। और जो सैंधव लिपि है, सैंधव लिपि को किन किन नामों से जाना जाता है? भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन और गोमुद्रिका। भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन और गोमुद्रिका। इसमें मूल चिन्ह कितने हैं? 64। ये याद रखना है। सैंधव लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? 64। और इसमें अक्षर कितने हैं? 250 से 400।
अक्षर 250 से 400 हैं, ये याद रखना है। जो मूल चिन्ह है लिपि में वो तो कितने हैं 64, और अक्षर कितने हैं इसमें 250। इसी प्रकार धोलावीरा से सबसे बड़ी लिपि प्राप्त हुई है। धोलावीरा से सबसे बड़ी लिपि प्राप्त हुई है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ी लिपि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, धोलावीरा से। और इसके पश्चात यहाँ की जो लिपि है, इस लिपि पर सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। लिपि पर सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। लिपि पर सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह किसका है, मछली का। तो लिपि भावचित्रात्मक बुस्ट्रोफेदन अथवा गोमूत्रिका, इसमें मूल चिन्ह कितने हैं 64, और अक्षर कितने हैं 250 से 400। सबसे बड़ी लिपि हमें कहाँ से मिली है, धोलावीरा से। कहाँ से मिली है, धोलावीरा से। और लिपि पर सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह किसका है, मछली का। सबसे प्रचलित चिन्ह किसका है, मछली का। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, बाट अथवा माप तोल के साधन। बाट अथवा माप तोल के साधन, देखिए लोथल से स्केल प्राप्त हुआ है। स्केल, स्केल का प्रमाण मिला है। लोथल से स्केल का प्रमाण मिला है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मापने की गतिविधि से परिचित थे। और यहाँ के जो बाट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, 16 गुणज भार में है। यहाँ की जो बाट हैं वो 16 गुणज भार में है, ये भी याद रखना है। तो लोथल से हमें स्केल प्राप्त हुआ है, और जो बाट हैं, तोलने के जो बाट हैं वो 16 गुणज भार में है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है, 16 गुणज भार में है। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं मोहर। इसके बाद लास्ट बिंदु है इसका, और उसकी बात करते हैं जिसका नाम है मोहर। देखिए देखिए मोहर सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है, मोहर से प्राप्त होती है। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, मोहर। प्रमुख स्रोत क्या हैं, मोहर। और सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो मोहरों की सर्वाधिक आकृति कैसी है, वर्गाकार। इसी प्रकार मोहर पर सर्वाधिक अंकन कुबड़ वाला बैल,
या एक सरंगी बैल, एक सरंगी बैल या कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक अंकित है। सर्वाधिक मोहरे, सर्वाधिक मोहरे हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे जिनके ऊपर लिखा हुआ है, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे हड़प्पा से मिली हैं। अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे कहाँ से मिली हैं? हमें हड़प्पा से। लोथल से बटन के आकार की मोहरें मिली हैं। लोथल से बटन के आकार की मोहरें मिली हैं। और ये जो मोहरें हैं इस सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित, ये भी याद रखना है, सेल खड़ी पत्थर से निर्मित। दोस्तों यहाँ की जो मोहरें हैं, अगर हम मोहरों की बात करें, सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या माने जाती हैं? मोहरें। और सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं उनकी आकृति कैसी है? वर्गाकार। मोहर पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? कुबड़ वाला बैल अथवा एक सरंगी बैल। सर्वाधिक मोहरें तो हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। लोथल से बटन के आकार की मोहरें मिली हैं। और ये जो मोहरें हैं ये किस पत्थर से निर्मित हैं? सेल खड़ी पत्थर से निर्मित हैं। तो दोस्तों ये था आपका पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, और हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कंप्लीट रूप से, डिटेल रूप से अध्ययन किया है। फिर भी इनसे संबंधित कुछ बातें रह जाती हैं, उनका हम जैसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।